Yes, students, we are starting the first chapter of class 10th. That is the first chapter of chemistry, and in fact, it is the first chapter of the book also. The name of the chapter is Chemical Reaction and Equation. Now, केमिकल रिएक्शन में बताऊं उससे पहले वन टॉपिक फ्रॉम 9th क्लास आई वांट टू रिमाइंड यू. One topic we already had in class 9th while doing the second chapter. We studied about reactions, type of reactions or type of changes. और उसमें हमने पढ़ा था कि रिएक्शन या चेंजेस जो है वो दो तरह की होती है, फिजिकल चेंजेस या फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन. और वहां आपको फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के बारे में दो तीन चीजें बताई गई थी, लेकिन जो फर्स्ट थिंग था वो इसकी डेफिनेशन थी. फिजिकल रिएक्शन में आपको ये पढ़ाया गया था कि ये वो रिएक्शंस हैं ड्यूरिंग विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. द रिएक्शन ड्यूरिंग विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड दे आर कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन. जैसे इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन ऑफ वाटर. और वाटर इवेपोरेट होता है तो लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में. जो वाटर लिक्विड है वो भी H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जो वाटर गैस है वेपर है वो भी H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. फ्रीजिंग है, वाटर कन्वर्ट होता है आइस में, तो जो वाटर लिक्विड है वो भी H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और जो आइस है वो भी H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. तो चूंकि इन प्रोसेसेस में किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फिजिकल. इसी वाटर में यदि हम करंट पास कर दें तो वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू H2 एंड O2. इलेक्ट्रोलिसिस के पहले, करंट पास करने के पहले हमारे पास H2O था. अब H2O जो है वो टूट चुका है H2 और O2 में. तो चूंकि रिएक्शन के दौरान नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये एक केमिकल चेंज है. और आपसे पूछा जाए क्यों केमिकल चेंज है, तो आप यही कहोगे क्योंकि इस प्रोसेस में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. यही बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर अ रिएक्शन टू बी फिजिकल एंड अ रिएक्शन टू बी केमिकल. केमिकल रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन ड्यूरिंग विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक प्लेस. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है. अब रस्टिंग के पहले आयरन होता है, एयर होता है, H2O होता है, और रस्टिंग के बाद जब ये आयरन, O2, H2O रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड रस्ट. तो चूंकि प्रोसेस में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ केमिकल प्रोसेस. इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, रस्टिंग हुआ, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कोल पेट्रोलियम हुआ, ये सारी प्रोसेस केमिकल प्रोसेसेस हैं. बर्निंग ऑफ पेपर हुआ, ये सारे केमिकल प्रोसेस हैं. और आपसे पूछा जाए व्हाई आर दे केमिकल, क्योंकि साइंस इज नोन फॉर आस्किंग रीजनिंग क्वेश्चन. यदि मान लो एग्जामिनर को ये पूछना भी होगा ना कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो हमारे साइंस में जनरली इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते. डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. यदि उसको एग्जामिनर को जानना भी होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वो उसको रिवर्स तरीके से पूछेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ केमिकल प्रोसेस, व्हाई इट्स अ केमिकल प्रोसेस. फ्रीजिंग जो है वो केमिकल प्रोसेस नहीं है, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, व्हाई. तो आपको यदि कोर कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप उसका आंसर दे सकते हो. मैं एक एक करके टॉपिक आपको पढ़ाता जाऊंगा, यही मेरा पढ़ाने का तरीका है. आई विल कीप टीचिंग यू ईच एंड एवरी टॉपिक. और हर टॉपिक पे किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या आज तक बने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा. हर टॉपिक के साथ आपको मैं बताऊंगा
कि इस टॉपिक पे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आज तक पूछे गए हैं, यदि पिछले सालों के पेपर की हम बात करें तो। अब फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में और भी पॉइंट है। एक फिजिकल रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, जबकि एक केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती। फिजिकल प्रोसेसेस में एनर्जी में होने वाले चेंजेस कम होते हैं, जबकि केमिकल प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट्स यूज्ड एज डेफिनेशन। यदि आपसे कोई पूछे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्यों केमिकल प्रोसेस है, तो आप ये नहीं कहोगे ये केमिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, एनर्जी में ज़्यादा चेंज होता है, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि इस प्रोसेस को इट कांट बी रिवर्स्ड, मोर चेंज इन एनर्जी। अगर दैट्स ट्रू, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन ये केमिकल इसलिए है या कोई भी प्रोसेस केमिकल इसलिए हो सकती है क्योंकि उसके दौरान, यदि उसके दौरान नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो केमिकल होगा, और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो वो केमिकल नहीं होगा। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का टाइटल है, इसलिए मैंने अलग से यहां लिख दिया है, देयरफॉर अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज, अलग से लिख दिया मैंने, रिएक्शंस ड्यूरिंग विच formation of new substances take place, they are called chemical reaction, और यही इसकी डेफिनेशन है, that's used as definition। और इसके एग्जाम्पल हैं, एक नहीं बहुतों एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है टू फॉर्म H2O2, बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ कोल है, फॉर्मेशन ऑफ कोल है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये सब एग्जाम्पल हैं। एंड दीज ऑल द चेंजेस आर केमिकल बिकॉज ड्यूरिंग दीज ऑल द चेंजेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज गोइंग टू अकर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर, ये हमारे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में दे रखा है। इट इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी 1.1। जितनी भी रिएक्शंस हैं वो मैं एक्टिविटी में जो दे रखा है वो मैं साथ साथ कराता जाऊंगा। मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर, इसका मतलब मैग्नीशियम एयर से रिएक्ट कर रहा है और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो नया सब्सटेंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो। और इसमें आप देखोगे इस रिएक्शन के बारे में, ये दो तीन तीन बार में मैं बताऊंगा ये रिएक्शन। तो और क्या जानना है इस रिएक्शन के बारे में, आई विल लेट यू नो लेटर। एक और एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का, लेड नाइट्रेट इज हीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड। ये लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड से हीट किया। अब रिएक्शन के बाद लेड का तो बना आयोडाइड, लेड गया आयोडाइड के साथ, पोटेशियम गया नाइट्रेट के साथ, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, और इसका कैटायन जो है वो इस एनायन के साथ। तो जो नया सब्सटेंस बना वो हुआ लेड का आयोडाइड, मींस लेड आयोडाइड, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। These are the two new substances are formed, and since again formation of new substances take place, that's why again it is also a chemical reaction। ये सारी केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इन सब के दौरान नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। वन मोर रिएक्शन इज गिवन, and this is given in the form of activity 1.3. Again I am saying you, these all the reactions I will keep repeating twice, thrice
ड्यूरिंग द चैप्टर। एक ही रिएक्शन को मैं पूरे चैप्टर में 3 बार 4 बार दूंगा, और वो इसलिए दूंगा ताकि सेम रिएक्शन आप पूरे चैप्टर को रीड करते समय, वीडियो को सुनते समय, सेम रिएक्शन यू लिसन 3 times 4 times, so that learning each and every aspect of that reaction becomes easier for you to। एक ही चीज बार बार सुनोगे, पूरे चैप्टर का वीडियो देखो, पूरे चैप्टर की आप पढ़ाई करो, उसका पीडीएफ रीड करो, तो एक ही चीज आप 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो वो मेमोराइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरी रिएक्शन जो मैं यहां दे रहा हूं वो हमारे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 1.3 के फॉर्म में दिया है। इसमें क्या देखने को मिलता है वगैरह वगैरह वी विल बी डूइंग अगेन लेटर। जिंक ग्रैन्यूल्स आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो बनता है, जिंक का तो बनता है क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बनता है। इसी जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो जिंक का तो बनता है सल्फेट, और इन बोथ द केसेस सम गैस इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। बबल्स के फॉर्म में दोनों केस में कुछ गैसेस का इवोल्यूशन होता है, एंड इन बोथ द केसेस द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन इज द गैस इवॉल्व्ड इन बोथ द केसेस। तो यहां भी देखो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई these all the changes are chemical changes. These all the reactions are chemical reaction. Activity 1.1, what was it? Magnesium burnt in air. Again I will be repeating these things. Second activity tha lead nitrate is heated with potassium iodide. और third activity है zinc granules are reacted with dilute hydrochloric acid या dilute sulfuric acid to form zinc chloride or zinc sulfate along with the evolution of H2 gas in both the cases. That's about some examples of chemical reaction. Now I will tell you about chemical equation. Chemical equation जो है वो एक केमिकल रिएक्शन को शो करने का स्मार्ट वे होता है। टू शो अ केमिकल रिएक्शन स्मार्टली बाय राइटिंग ऑल द सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ देयर सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ देयर फॉर्मूला। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. It is the symbolic representation of a chemical reaction where all the substances are shown by writing their symbols and formula. जैसे लास्ट में हमने 3 एक्टिविटी किया था, जैसे एक्टिविटी 1 की मैं बात करूं, फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूं क्या था एक्टिविटी 1. मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये रिएक्शन है, इसको मैं मैनुअल तरीके से लिखूं तो ये देखो इतनी सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ रही हैं. इसको ट्रेडिशनल तरीके से मैं लिखना चाहूं, शो करना चाहूंगा, लेकिन स्मार्टली इसको शो करने के लिए मैंने क्या किया, मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg, बर्न्ट इन एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO. ये जो पूरी इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन थी, मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैंने एक लाइन में लिख दिया. इस स्मार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन को ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. ध्यान रखना,
या मैग्नीशियम का हम रिबन लेते हैं, उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। ये भी पूछा जाता है, व्हाई इट इज रब्ड विद द सैंड पेपर, ये क्वेश्चन है, एक्टिविटी में पूछा जाता है। रब इसलिए करते हैं क्योंकि कोरोजन की वजह से यदि उसके ऊपर किसी ऑक्साइड वगैरह का लेयर पहले से बना हो तो वो हट जाए, सो दैट वी कैन गेट प्योर मैग्नीशियम मेटल। कभी भी जनरली हम मेटल जब यूज करते हैं तो जनरली बिफोर यूजिंग द मेटल फॉर द रिएक्शन इट इज रब्ड विद सैंड पेपर एटसेट्रा, रब कर देते हैं ताकि मेटल में जनरल प्रॉपर्टी होती है, दे रिएक्ट विद एयर, दे अंडरगो कोरोजन, और मेटल के चारों तरफ कोरोजन की वजह से कुछ सब्सटेंस उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की लेयर होती है, तो उसको रब करने से वो लेयर हट जाती है और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। और उस लेयर के वजह से ही, कोरोजन की वजह से ही समटाइम मेटल जो है अपने लश्चर को, अपने चमक को भी खो देते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि व्हाई डू मेटल जनरली लूज देयर लश्चर? It is because they undergo corrosion, they react with air moisture, they undergo corrosion and they form a layer either of its oxide, hydroxide, कहीं ऑक्साइड बनता है कहीं हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसके वजह से मेटल का चमक जो है वो खत्म हो जाता है। और उस चमक को वापस लाना हो तो ये भी पूछा जाता है, हाउ द लश्चर इज रिस्टोर्ड। तो फॉर रिस्टोरिंग द लश्चर द मेटल इज टू बी रब्ड विद द सैंड पेपर सो दैट द लेयर इज रिमूव्ड एंड वी कैन गेट द प्योर मेटल। तो ध्यान रखना, मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस है। पाउडरी मतलब ऐश होता है, जैसे राख छूट जाती है सफेद राख, वैसे ही व्हाइट कलर का ऐश होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हेन इट इज बर्न्ड इन एयर। ये होने वाले चेंजेस आपको याद रखने हैं, इनफैक्ट हर रिएक्शन में होने वाले चेंजेस आपको याद रखने हैं। अंडरस्टैंड? So this is the activity first during which these changes we observe. When the magnesium is burnt in air, the white ash is formed, and the white ash formed is the ash of magnesium oxide. इस पूरे रिएक्शन को मैंने एक लाइन में दिखा दिया, यही है केमिकल इक्वेशन। यदि मैं दूसरी एक्टिविटी की बात करूं तो सेकंड एक्टिविटी हमने पढ़ा था, लेड नाइट्रेट reacts with potassium iodide to form lead iodide and potassium nitrate। अब ये देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है, कितना बड़ा स्टेटमेंट। इस पूरे रिएक्शन को मैं ट्रेडिशनल तरीके से शो कर रहा हूं, कितना ज्यादा मुझे लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसी को स्मार्टली यदि मैं शो करना चाहूं तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। और ये फॉर्मूला क्यों होता है पता है ना आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ा है फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। लेड का सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, लेड की वैलेंसी होती है 2+2, नाइट्रेट की होती है -1, और फिर हम जब क्रॉस करते हैं तो लेड पे आया 1 और NO3 पे आया 2, और इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया PbNO3 होल ट्वाइस। ये बेसिक्स भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड सॉरी, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है Ki, वही चीज, पोटेशियम सिंबल K, आयोडाइड का सिंबल I, इसका +1 इसका -1, क्रॉस किया तो +1 -1 इट्स Ki। और जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड, अब वही चीज है, पोटेशियम आयोडाइड Ki है तो लेड आयोडाइड Pbi होगा, कोई जरूरी नहीं है, वैलेंसी पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन वैलेंसी। लेड आयोडाइड होता है Pbi2, ये देखो ये लेड गया आयोडाइड के साथ, ये कैटायन इस एनायन के साथ और ये कैटायन इस एनायन के साथ। देखो कैसे रिएक्शन हो रही है, ये मैं आगे में बताऊंगा लेकिन यहीं से समझ लो। लेड गया आयोडाइड के साथ टू फॉर्म लेड आयोडाइड। पहले रिएक्शन लिखते समय जो चीज बनती है उसका नाम सोचते हैं और फिर फॉर्मूला लिखते हैं यूजिंग द वैलेंसी। अब पहले ये नहीं कि लेड आयोडाइड बना तो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला ये PbI है तो डायरेक्ट PbI लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है। पोटेशियम आयोडाइड Ki है तो लेड आयोडाइड भी PbI होगा, कोई जरूरी नहीं है, वैलेंसी पर डिपेंड करता है। तो लेड का आयोडाइड बना, लेड का आयोडाइड होता है PbI2, और पोटेशियम का नाइट्रेट बना जो कि होता है KNO3।
अब फिर वही चीज, लेड का नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस है, लेकिन पोटेशियम का नाइट्रेट KNO3 है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी, पोटेशियम इसके, नाइट्रेट इज NO3, ये होता है +1, ये होता है नाइट्रेट होता है -1, क्रॉस करें तो ये हो गया KNO3। और ये जो लेड आयोडाइड बना ये येलो कलर का होता है, इट इज ऑफ येलो कलर। तो दिस चेंज इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द सेकेंड एक्टिविटी व्हेन वी रिएक्ट लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। मेरे कहने का मतलब है कि ये देखो इतनी सारी चीजें हमें लिखनी पड़ रही है। यदि हम ट्रेडिशनल तरीके से जाएं, lead nitrate is reacted with potassium iodide to form lead iodide and potassium nitrate। इसी को हमने स्मार्टली लिख दिया, lead nitrate PbNO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड Ki बना, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया, बना लेड आयोडाइड हो गया PbI2 एंड पोटेशियम नाइट्रेट विच इज KNO3। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने एक लाइन में लिख दी। दिस स्मार्ट रिप्रेजेंटेशन of the chemical reaction is known as chemical equation, where I have written all the substances, I have shown all the substances by writing their symbols, by writing their formula. Am I clear? This symbolic representation of a reaction is known as chemical equation. That's called chemical equation. तीसरी एक्टिविटी थी, जिंक ग्रैन्यूल्स को रिएक्ट किया गया था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक ग्रैन्यूल्स आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट along with evolution of H2 गैस। ये इतनी लंबी इक्वेशन है। यहां जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक का सिंबल है Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। ये जब दोनों रिएक्ट किए तो जिंक का क्लोराइड बना, जिंक का क्लोराइड होता है ZnCl2, क्योंकि जिंक की वैलेंसी होती है 2 और क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1, +2 -1, इसलिए ये हो गया ZnCl2 और H2 का इवोल्यूशन होता है। वैसे ही जिंक को रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, तो जिंक का बना सल्फेट। अब जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिंक Zn सल्फेट SO4, जिंक हो गया +2, SO4 हो गया -2, क्रॉस किया, यदि फॉर्मूला बनाया तो जिंक पे भी 2 आएगा, Zn2 और SO4 पे भी 2 आएगा, SO4 पे पूरे पे 2 हुआ, 2 दोनों का कैंसिल हुआ और ये बन गया ZnSO4 और H2 का इवोल्यूशन हुआ। तो ये रिएक्शन को शो करने का, H2 एक कलरलेस ओडरलेस गैस होती है, बबल्स के फॉर्म में H2 का इवोल्यूशन होता है, एफरवेसेंस के साथ तेजी से H2 इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। That rapid evolution of a gas in the form of bubble is called brisk effervescence. Brisk, I will be using the word again, brisk effervescence. Effervescence. तो तेजी से बबल्स के फॉर्म में गैस इवॉल्व होती है, which is called brisk effervescence. तो ये तीनों एक्टिविटी में जो होने वाली रिएक्शन है उनको मैंने सिंबॉलिकली शो कर दिया, एंड दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज रिएक्शंस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। दैट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इन तीनों रिएक्शन के में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको अभी से ध्यान रखना चाहिए। पहली एक्टिविटी में मैग्नीशियम को जब हम एयर से रिएक्ट किए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, जो कि व्हाइट कलर पाउडरी सब्सटेंस था, ऐश है। लेड नाइट्रेट को जब Ki से रिएक्ट किया था तो लेड आयोडाइड बना था, जो कि येलो कलर का होता है। और जिंक को HCl या H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस का इवोल्यूशन होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है समझ में आ गया।
एक केमिकल इक्वेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन क्या है ये समझ गए? इट्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑल द सब्सटेंसेस आर शोन by writing their symbols and they are shown by writing their formula. रिएक्टेंट वो सब्सटेंस हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन में बनते हैं विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट को हमेशा रिएक्शन लिखते समय, इक्वेशन लिखते समय, रिएक्टेंट को वी ऑलवेज राइट इन द लेफ्ट हैंड साइड, while products are written in the right hand side. और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में we put a arrow. जैसे मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां रिएक्टेंट हो गया मैग्नीशियम और एयर, मैग्नीशियम Mg, एयर O2, बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये Mg और O2 ये तो दोनों हो गए रिएक्टेंट क्योंकि ये पार्ट ले रहे हैं, और ये MgO जो है वो हो गया प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये हो गया एरो, वी पुट एरो। तो जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन में बनते हैं वो प्रोडक्ट हैं, और बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर separated by an arrow. Second example is the second activity, reaction of lead nitrate with potassium iodide. Lead nitrate PbNO3 whole twice, potassium iodide is Ki। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट हुए। बना क्या? लेड का आयोडाइड, लेड का आयोडाइड बना PbI2, और बना पोटेशियम का नाइट्रेट, ये पोटेशियम का नाइट्रेट, पोटेशियम का नाइट्रेट KNO3। तो इसमें जो चीजें पार्ट ले रही हैं वो है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये रिएक्टेंट है इसलिए इनको लेफ्ट में लिखा। और बन क्या रहा है? लेड आयोडाइड और KNO3 ये बन रहा है, देयरफॉर दे आर द प्रोडक्ट्स, बोथ आर रिटन इन राइट हैंड साइड, और ये बीच में हो गया एरो। एम आई क्लियर? ये सारी केमिकल इक्वेशन है for the three different activity. Zinc reacted with hydrochloric acid. अब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। जिंक का सिंबल हो गया Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल हो गया HCl। ये दोनों चूंकि रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्शन के दौरान बना जिंक का क्लोराइड, जिंक का क्लोराइड बना ZnCl2, और प्लस H is evolved in the form of H2 गैस, तो ये H2 का इवोल्यूशन हुआ। तो ZnCl2 and H2 are formed during the reaction, therefore they are called products, and both reactant and products are separated by the arrow. ये दोनों तीनों एक्टिविटी जो है देखो 2 बार 3 बार आ गई अभी तक। मैग्नीशियम रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का ऐश होता है। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के दौरान लेड आयोडाइड बनता है which is a yellow color substance, और जिंक को HCl H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो ZnCl2 या ZnSO4 जिंक का क्लोराइड या जिंक का सल्फेट बनता है, और हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है। कलरलेस ओडरलेस गैस है जो कि इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो ये हो गया अबाउट इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन। नाउ आई विल टेल यू what changes that can take place during a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? बेटा
हर टॉपिक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। आपको टॉपिक स्पेसिफिक तो होना ही है। हर एग्जाम्पल में जितने भी रिएक्शन दिए हुए हैं वो सारी रिएक्शन आपको करनी है। हर रिएक्शन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं वो मैं बताता चलूँगा, और उन पे कैसे कैसे सवाल आते हैं, आ सकते हैं, आ चुके हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें मैं साथ साथ बताता चलूँगा। एवरी एग्जाम्पल यू हैव टू टेक केयर। तो आवर टॉपिक इज, मेन टॉपिक इज चेंजेस दैट कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और उसमें पहला है द चेंज विच कैन अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो है देयर कैन बी अ चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं। अब फिजिकल स्टेट को हम रिएक्शन में, इक्वेशन में शो कैसे करते हैं? यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में, वी शो इट बाय राइटिंग स्मॉल s। लिक्विड के फॉर्म में है, वी शो बाय राइटिंग स्मॉल l। गैसियस है, वी राइट स्मॉल g। और यदि कोई सब्सटेंस एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब यदि किसी का वाटर में आपने सोल्यूशन लिया है तो वी राइट स्मॉल a स्मॉल q। जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की, मैंने वाटर में करंट पास किया तो वाटर जो है वो टूट गया, H2O टूट गया H2 और O2 में। एक लाइन में इक्वेशन से दिखा दिया, 2H2O ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2H2 प्लस O2। अब यहां वाटर जो है इट वाज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। रिएक्शन के बाद दो सब्सटेंस बने H2 और O2। H2 भी गैसियस है और O2 भी गैसियस है। तो यहां फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। दीज आर द पॉसिबिलिटी, हो ही कोई जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं व्हाट चेंजेस दैट कैन अकर, और यहां मैंने लिखा है देयर कैन बी अ चेंज इन फिजिकल स्टेट। सिमिलरली कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किया, CO2 बना। एक लाइन में इक्वेशन में पूरी रिएक्शन को लिख दिया, 3 वर्ड्स में लिख दिया, नहीं तो पूरा लिखना पड़ता। कार्बन इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा 1-2 लाइन हो जाता। यहां कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 गैसियस फॉर्म में है, जो CO2 बना वो भी गैसियस है। तो रिएक्शन के पहले सॉलिड था, रिएक्शन के बाद सारे के सारे गैसियस हो गए। तो यहां भी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। कॉपर सल्फेट को जिंक से रिएक्ट करें। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, फॉर्मूला है CuSO4। कॉपर होता है Cu, सल्फेट होता है SO4। कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2। क्रॉस करोगे दोनों पे 2-2 आएगा, 2-2 कैंसिल हो जाएगा, तो CuSO4 जिंक से रिएक्ट किया। जिंक जो है वो कॉपर को हटा देता है, खुद का सॉल्ट बना लेता है, पावरफुल होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक जो है वो सल्फेट को अपने साथ ले आता है, जिंक खुद का सल्फेट बना लेता है ZnSO4 एंड कॉपर बिकम फ्री। कॉपर फ्री हो गया, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जिंक मोर पावरफुल है कॉपर से। पावरफुल वर्ड से मतलब है मोर रिएक्टिव है, आगे और मैं बताऊंगा इसके बारे में, इसलिए रिएक्शन हुआ। यदि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से कम होती तो ये कुछ नहीं बना पाता। अब यहां पे कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का वाटर में सोल्यूशन लिया होता है, इसलिए ये हो गया AQ। जिंक मेटल है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जिंक सल्फेट बना, ये भी AQ है, एक्वस सोल्यूशन है, और कॉपर जो बना वो मेटल है, ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो यहां भी देखो फिजिकल स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है रिएक्शन के दौरान फिजिकल स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी विच कैन अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन
that there can be change in physical state. सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है रिएक्शन के दौरान, वो है रिएक्शन के दौरान there can be evolution of a gas, गैस इवॉल्व हो सकती है, या रिएक्शन के दौरान there can be formation of a precipitate, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। यदि गैस का इवोल्यूशन हुआ तो हम अपवर्ड एरो लगाते हैं, और यदि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ तो हम डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। अब मैं यहां बता दूं प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ। हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो किसी ए सब्सटेंस का आपने सोल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें बी सब्सटेंस ऐड किया, ए और बी के बीच में रिएक्शन हुई और कोई नया सब्सटेंस बन गया सी। ए का सॉल्यूशन लिया, बी से रिएक्ट किया, कोई नया सब्सटेंस बना सी, और ये जो सी सब्सटेंस है ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, इट्स नॉट सॉल्युबल। तो सॉल्युबल नहीं होगा तो या तो वो नीचे सेटल हो जाएगा या ऊपर फ्लोट करता रहेगा। इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यही इसकी डेफिनेशन है। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन which is insoluble in the solution, and being insoluble they will be either settle down at the bottom or they will keep floating at the surface. अब यहां फिर मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, कुछ रिएक्शन फिर से मैं बताऊंगा जो पहले भी आप कर चुके हो। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ रिएक्शन लूंगा जिसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा होगा, और कुछ ऐसे भी रिएक्शन लूंगा जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा होगा, और ऐसे ही हो सकता है एग्जाम्पल में एक से ज्यादा लूं। तो आपको वो सारे ही एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे। जैसे आपने एक्टिविटी में पढ़ा था, एक्टिविटी 1.3, जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया तो आपने देखा था कैसे रिएक्शन होती थी। जिंक का तो बनता था क्लोराइड, जिंक क्लोराइड हो गया ZnCl2, और तेजी से H2 का इवोल्यूशन होता है तो H2 इवॉल्व हुई, और चूंकि H2 का रैपिड इवोल्यूशन होता है इसलिए H2 के साथ मैंने अपवर्ड एरो लगा दिया। समझने वाला समझ जाएगा, तुरंत अपवर्ड एरो देख के ही समझ जाएगा कि यहां हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है। सिमिलरली एक्टिविटी 1.2 था, ये एक्टिविटी 1.3 था। देखो ये एक्टिविटीज कितनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कितनी बार ये एक्टिविटी रिपीट हो रही है, जिसमें लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है। अब बनता है लेड का आयोडाइड, ये कैटायन, ये एनायन, और पोटेशियम का नाइट्रेट बना, ये कैटायन, ये एनायन। लेड आयोडाइड होता है PbI2। क्यों होता है मैं पहले ही बता चुका हूं। इसकी वैलेंसी 2+ होती है, इसकी वैलेंसी 1- होती है, इसकी 1+ होती है, इसकी 1- होती है। इसलिए लेड का आयोडाइड हो गया PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया KNO3। ये जो लेड आयोडाइड बना ये प्रेसिपिटेट होता है, एंड इट इज द प्रेसिपिटेट ऑफ येलो कलर। दैट वाज द चेंज विच वी वर ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग एक्टिविटी 1.2। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करो, a yellow color precipitate will be formed, and that yellow color precipitate is the precipitate of lead iodide. तो रिएक्शन के दौरान गैस का इवोल्यूशन हो सकता है या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। दिस इज द सेकंड थिंग विच कैन अकर ड्यूरिंग द रिएक्शन। गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, वी विल बी यूजिंग अपवर्ड एरो। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, वी विल बी यूजिंग डाउनवर्ड एरो। Third change which can occur during
द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन इज, ये थर्ड चेंज है, और वो है देयर कैन बी अ चेंज इन कलर। रिएक्शन के दौरान कलर में चेंजेस हो सकते हैं। फिर वही बात है, हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है। एंड हियर ऑल्सो अगेन आई विल बी गिविंग 2-3 एग्जाम्पल्स, 3-4 एग्जाम्पल और इवन मोर। सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। हो सकते हैं कुछ एग्जाम्पल आपने पहले भी पढ़े हो, मैंने पहले भी करा रखा हो। जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन की नील डालें। ये मान लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और उसमें ये आयरन की एक नील डाल दी। आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है। कुछ समय बाद ब्लू कलर ग्रेजुअली टर्न्स इनटू ग्रीन। ये पूछा जाता है क्यों, इस पे क्वेश्चन आता है, दो सवाल आता है। व्हाट विल हैपन इफ एन आयरन नेल आयरन प्लेट इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। वेटेज 3 मार्क्स, इक्वेशन के साथ आपको बताना होगा। दूसरा सवाल, when the iron nail is put in copper sulfate solution, the blue color gradually turns green. Why? और तीसरा सवाल, a blue color substance is X. When iron nail is dipped in it, a green color substance Y is formed. Identify X and Y, write their name, write their formula, write the chemical equation. देखो कितनी सारी चीजें, एक ही इक्वेशन कितने सारे पॉसिबिलिटी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हर टॉपिक में जितनी भी इक्वेशन और एग्जाम्पल है, आपको सारी इक्वेशन और एग्जाम्पल मेमोराइज करना है। कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है जो ब्लू कलर का है। आयरन नेल डाला, आयरन Fe होता है। आयरन, जैसे वहां हमने कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ रिएक्शन पढ़ी थी, मैंने अभी बताया था आपको, और मैंने दिखाया था स्टेट चेंज जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये रिएक्शन दिखाया था, और मैंने आपको वहां बताया था कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए वो सल्फेट को अपने साथ ले आता है, खुद का सल्फेट बना लेता है एंड कॉपर बिकम फ्री। बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले प्रीवियस टॉपिक में। बिल्कुल वैसा ही यहां भी होता है। आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन भी सल्फेट को अपने साथ ले आता है, और इसलिए ले आता है क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। आयरन खुद का सल्फेट बना लेता है FeSO4, कॉपर बिकम फ्री, एंड दिस FeSO4 इज ऑफ ग्रीन कलर। तो वो जो क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि X एक ब्लू कलर का सब्सटेंस है, तो X हो गया कॉपर सल्फेट, उसमें आयरन नेल डाला तो Y बना जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, तो Y हो गया FeSO4। X को आइडेंटिफाई कर लिया, Y को आइडेंटिफाई किया, दोनों का फॉर्मूला लिखा, दोनों का नाम लिखा, इक्वेशन लिख दिया, हो गया 3 मार्क का क्वेश्चन। आधा मार्क इसका फॉर्मूला लिखने का, आधा मार्क इसका नाम लिखने का, आधा मार्क FeSO4 का फॉर्मूला लिखने का, आधा मार्क्स इसके नाम लिखने का, और 1 मार्क इक्वेशन लिखने का। आधा इंटू 4+1 हो गया। तो दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी, रिएक्शन के दौरान कलर में चेंजेस हो सकते हैं। फिर वही एक्टिविटी 1.2, लेड नाइट्रेट हीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड, पहले भी पढ़ चुके हो। तो यहां बनता है लेड का आयोडाइड और पोटेशियम का नाइट्रेट। यहां भी कलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेड आयोडाइड जो बना PbI2, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। KNO3 बना, प्रेसिपिटेट है इसलिए डाउनवर्ड एरो लगा दिया, एंड अगेन अ चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड। कॉपर सल्फेट के अंदर हम जिंक की प्लेट डाल दें,
वही ऊपर वाली रिएक्शन, कॉपर सल्फेट आयरन था, यहाँ कॉपर सल्फेट जिंक है। आप देखोगे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक का सल्फेट बनेगा ZnSO4 एंड कॉपर बिकम फ्री। रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। हमेशा एक मोर रिएक्टिव मेटल ही एक लेस रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस कर सकता है। लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे यहां मैं जिंक सल्फेट लेता और कॉपर से रिएक्ट करता, तो कॉपर की चूंकि रिएक्टिविटी कम होती है तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता एंड नथिंग वुड हैव हैपेंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब यहां पे हमें चेंज ये देखने को मिलता है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जिंक से रिएक्ट किया, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट अब चूंकि कन्वर्ट हो रहा है जिंक सल्फेट में, इसलिए सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है, क्योंकि ब्लू कलर हाई है ड्यू टू कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है जिंक सल्फेट में। दैट्स व्हाई द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स डाउन। Now, the fourth change which can occur during the course of a reaction is there can be a change in temperature due to change in heat. रिएक्शन के दौरान हीट में भी चेंजेस हो सकते हैं। फिर वही चीज हो ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हीट में चेंजेस हो सकते हैं। अब हीट में होने वाले चेंज के बेसिस पे जो रिएक्शंस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। भाई यदि हीट में चेंज हो रहा है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। यदि हीट इवॉल्व हो रही है then the reaction is called exothermic reaction, और हीट यदि एब्जॉर्ब हो रही है then the reaction is called endothermic reaction। तो हीट चेंज के बेसिस पे दो तरह की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट का इवोल्यूशन होता है, एंडोथर्मिक में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चूंकि हीट इवॉल्व होती है इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। ध्यान रखना, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ता है जबकि इंडो में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए टेम्परेचर कम होता है। ध्यान रखना है, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। अब हम पेपर में कैसे शो करते हैं हीट चेंज को? while writing an exothermic और endothermic रिएक्शन। जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है तो वहां प्लस हीट हम प्रोडक्ट के साथ लिख देते हैं। जैसे रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट लिख दिया, इसका मतलब हुआ कि हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक है। और यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो प्लस हीट इज रिटेन अलोंग विथ रिएक्टेंट्स। जैसे रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट। यदि हीट की एक्चुअल क्वांटिटी पता, मान लो पता है कि ए जो है वो कन्वर्ट हुआ बी में और 70 किलो जूल हीट इवॉल्व हुई, तो आप लिख सकते ओ ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस, चूंकि इवॉल्व हुई माने एक्सोथर्मिक है तो प्लस हीट विल बी रिटेन अलोंग विद प्रोडक्ट। यहां चाहो तो हीट की एग्जैक्ट क्वांटिटी लिख दो प्लस 70 किलो जूल ऑफ हीट लिख दो, क्या दिक्कत है। वैसे ही मान लो x कन्वर्ट हुआ y में और 50 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हुई, तो आप लिख सकते हो x प्लस 50 किलो जूल। हीट की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है तो आप एग्जैक्ट क्वांटिटी भी लिख सकते हो, कन्वर्ट हुआ y में। These are the two types of reactions on the basis of heat change.
एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। अब एक्सो और इंडो में दोनों में मैं एग्जाम्पल्स लूंगा 3-4, और जितने भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा वो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करना है। ये नहीं कि एक एग्जाम्पल कर लिया, क्योंकि डेफिनेशन फिर मैं बोलूं, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, कभी नहीं आता डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिफाइन इंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, ये तो टॉपिक है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई एक्सो और इंडोथर्मिक रिएक्शन है और डेफिनेशन बताना भी जरूरी है। हमारे जब क्वेश्चन आएंगे तो इन पर्टिकुलर रिएक्शन स्पेसिफिक ही सवाल आएंगे। अब इसमें पहला केस है ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। द फर्स्ट केस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट का इवोल्यूशन होता है और प्लस हीट प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, burning of any compound. When any compound is burnt, undergo combustion, burnt undergo combustion का मतलब it is reacting with air, and when the substance is burnt always heat is evolved. जैसे burning of carbon, कार्बन होता है C, burning का मतलब it is reacting with air, and when the carbon will react with air, CO2 is formed, and during the combustion heat is evolved, therefore plus heat I have written along with products, plus heat. This is the first and very common example of an exothermic reaction. एक्सोथर्मिक के दूसरे एग्जाम्पल, रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? ज्यादातर लोगों से पूछो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, तो उनको यही लगेगा रेस्पिरेशन का मतलब टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड, गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। दैट्स नॉट रेस्पिरेशन। लेट मी मेक इट क्लियर। बायो के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे भी या पढ़ लिया होगा। आई विल लेट यू नो व्हेन आई विल टीच यू रेस्पिरेशन। टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग है, जिसमें कुछ ऑर्गन्स केवल इन्वॉल्व होते हैं। नॉस्ट्रल्स है, नेजल पैसेज है, विंड पाइप है, लंग्स है, केवल इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ये ब्रीदिंग है, जिसमें दो कंपोनेंट हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, हर लिविंग सेल में होता है, लिविंग सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और रेस्पिरेशन में होता क्या है? ग्लूकोज बर्न होती है। ग्लूकोज, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन। रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज इज बर्न्ड। बर्निंग ऑफ ग्लूकोज अकर्स। ग्लूकोज इज 6H12O6 बर्न इन ऑक्सीजन बने O2 टू फॉर्म CO2H2O, प्लस एनर्जी इवॉल्व होती है, और ये एनर्जी इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पूरी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। याद होगा आपको, 9th में भी पढ़ा है। और माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस। और यहां एनर्जी किस फॉर्म में इवॉल्व होती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP, देयरफॉर ATP इज कॉल्ड एनर्जी क्वाइन। यहां मैंने लिख भी दिया है, एनर्जी क्वाइन। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन। हर लिविंग सेल में होता है, हर लिविंग सेल में होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में होता है। इसमें कुछ ऑर्गन्स का, कुछ टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अकर इन ईच एंड एवरी लिविंग सेल, दैट्स व्हाई इट इज अ सेलुलर प्रोसेस। और तीसरा एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का मैं दे रहा हूं, स्लेकिंग ऑफ लाइम। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी दिया है, आगे मैं बताऊंगा आपको किस एक्टिविटी के फॉर्म में। स्लेकिंग ऑफ लाइम,
When there is a whitewash at your home, आप बाजार से जाते हो और चूना खरीद के लाते हो। जो बाजार से आप चूना खरीद के लाते हो वो व्हाइट कलर का स्टोनी सब्सटेंस होता है, वो लाइम है। दैट्स लाइम which is also called quicklime, and chemically it is calcium oxide। आप क्या करो कि उस लाइम के टुकड़े को लो, एक ग्लास टम्बलर में रखो उसको, और उसमें थोड़ा पानी डालो। आप देखोगे तेजी से हिसिंग साउंड के साथ रिएक्शन होती है, बहुत तेजी से। Reaction occur with the hissing sound। हिसिंग साउंड के साथ रिएक्शन होती है, और कुछ टाइम बाद यदि आप ग्लास टम्बलर को टच करोगे, इट फील्स वार्मर। डू यू नो व्हाई? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, लाइम रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। This calcium hydroxide is called slake lime। Calcium oxide is quicklime, calcium hydroxide is slake lime। The reaction is accompanied with the evolution of heat। Due to evolution of heat only, the reaction occur with a hissing sound, and that's why it feels warmer if we touch the vessel or if we touch the solution, and this whole process is called slaking of lime। ध्यान रखना, कई सारी चीजें इस रिएक्शन में मैंने बता दिया। What do you mean by quicklime? What do you mean by slake lime? What is the chemical name of quicklime? What is the chemical name of slake lime? What is the formula of quicklime? What is the formula of slake lime? How will you convert quicklime into slake lime? Why hissing sound is produced when water is added onto lime? Why hissing sound is produced? Why it feels warmer? And what is the meaning of slaking of lime? Explain with example। देखो कितने सारे सवाल हैं, एक रिएक्शन और कितनी सारी सवाल। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए। स्लेकिंग ऑफ लाइम इंपॉर्टेंट है, आगे दोबारा मैं बताऊंगा इसको। Slaking of lime is the process in which quicklime react with the water to form slake lime along with evolution of heat। This process of conversion of quicklime into slake lime is known as slaking of lime। The reaction is accompanied with the hissing sound because it's exothermic and accompanied with the evolution of heat। तो 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, which are accompanied with the evolution of heat। Now heat change के बेसिस पे जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये सेकेंड केस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस are those reaction during which heat is absorbed, और चूंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है therefore plus heat is written along with reactant। Again here also I will give you 3 example। पहले मैंने 3 एग्जाम्पल दिया था, बर्निंग ऑफ कार्बन, रेस्पिरेशन, स्लेकिंग ऑफ लाइम एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में 3 एग्जाम्पल दूंगा। अगेन 3 एग्जाम्पल। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, thermal decomposition of ferrous sulfate, thermal decomposition of lead nitrates। ध्यान रखना तीनों पे जोरदार क्वेश्चन आते हैं, जोरदार सवाल आते हैं तीनों एग्जाम्पल को। और ये एग्जाम्पल आगे भी मैं कराऊंगा, दोबारा 1-2 बार और कराऊंगा ताकि आपको चीजें लर्न हो सके। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि कैल्शियम इज Ca, कार्बोनेट इज CO3, कैल्शियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की -2, दोनों क्रॉस होंगे तो दोनों पे 2 2 आएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, बचा 1 1।
दैट्स वाई द फॉर्मूला इज CaCO3। CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये टूटता है और टूट के कन्वर्ट होता है CaO में, CO2 में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस देयर इज इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि टूट रहा है। और डिकम्पोजिशन किसके वजह से हो रहा है? हीट की वजह से हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है फेरस सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फेरस सल्फेट इज FeSO4 जो ग्रीन कलर का होता है, और जब हम इसको हीट करते हैं एक्टिविटी के फॉर्म में, आगे मैं बताऊंगा, तो आप देखते हो फेरस सल्फेट जो है इसका डिकम्पोजिशन होता है, ये टूटता है और टूट के कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3 बिकॉज फेरिक इज Fe, ऑक्साइड इज O, फेरिक इज +3, ऑक्साइड इज -2। आयरन की दो वैलेंसी होती है, फेरस और फेरिक। फेरस होता है +2, जैसे यहां पे है, यहां आयरन का +2 है, जबकि यहां आयरन का +3 है, इसीलिए फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड है। अंडरस्टैंड? और इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस दो गैसेस इवॉल्व होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 एंड SO3 आर इवॉल्व। और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, रेडिश ब्राउन कलर सब्सटेंस इट इज। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये नहीं आएगा डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन गिव एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगा ही नहीं, बट ऐसे सवाल आने के चांसेस रेयर होते हैं, साइंस में नहीं आते। रेयरली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन साइंस। साइंस में हर चीज इनडायरेक्ट ही पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट सवाल है, व्हाट विल हैपन इफ द फेरस सल्फेट इज स्ट्रांगली हीटेड? वर्ड्स में बता दो आप, ये पहली पॉसिबिलिटी है। वर्ड्स में बता दो कि ऑन हीटिंग द फेरस सल्फेट अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड along with evolution of SO2 and SO3 and the green color turns reddish brown। इक्वेशन दे दो। दूसरा सवाल, when the green color ferrous sulfate turn is heated it turns reddish brown, why? रीजनिंग में आ गया, ये और बेटर है, पहले वाले से बेटर है। पहला था व्हाट हैपेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, रीजनिंग में आ गया थोड़ा सा इनडायरेक्ट। Why turns reddish brown? तो आप कह दो कि it undergo decomposition to form ferric oxide which is of reddish brown color and that's why the green color turns reddish brown। और तीसरी पॉसिबिलिटी, a green color substance X is heated to form a brown color substance Y। Identify X and Y, write their name, write their formula, write the equation। अब यहां कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस कौन सा होता है, याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया हर रिएक्शन का एक एक एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है फेरस सल्फेट, माने X हो गया फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है वो है फेरिक ऑक्साइड, तो Y हो गया फेरिक ऑक्साइड। X पहचान में आ गया, Y पहचान में आ गया, इक्वेशन दे दो। ये एंडोथर्मिक है, एंड डू यू नो व्हाई इट इज एंडोथर्मिक? क्योंकि रिएक्शन के दौरान हीट का एब्सॉर्प्शन होता है। और तीसरा और लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट विच इज PbNO3 होल ट्वाइस, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये भी हीट की वजह से टूटता है टू फॉर्म लेड ऑक्साइड
which is PbO, and two gases are evolved, which are NO2 and O2. अब इस रिएक्शन में खास क्या है जिस पे सवाल आता है? इस रिएक्शन में NO2 इवॉल्व होती है जो ब्राउन कलर की गैस होती है, विच इज अ ब्राउन कलर्ड गैस। एम आई क्लियर? हमारे पूरे सिलेबस में, केमिस्ट्री के सिलेबस में और किसी गैस का जिक्र है ही नहीं है जो ब्राउन कलर की है। ब्राउन कलर की गैस सिर्फ एक ही है और वो है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कई बार ये सवाल आता है, मान लो आ गया कि X एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को जब हमने हीट किया तो ब्राउन कलर के गैस का इवोल्यूशन हुआ। बताओ वो X सब्सटेंस कौन सा है और ब्राउन कलर की गैस कौन सी है? इक्वेशन तो आप दे दोगे, लेड नाइट्रेट इज द X, ब्राउन कलर की जो गैस बनी वो है NO2, एंड दिस इज द इक्वेशन, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस हीट PbO प्लस NO2 प्लस O3। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए इंडोथर्मिक के और 3 एग्जाम्पल मैंने दिया एक्सोथर्मिक के। इंडोथर्मिक के 3 एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन में CaO के साथ CO2 का इवोल्यूशन होता है। फेरस सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट टर्न रेडिश ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। और लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजिशन के दौरान एक ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है। लेड नाइट्रेट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म लेड ऑक्साइड and a brown color gas NO2 is formed. These are the possible changes which can take place during the course of a reaction. That was our topic कि एक रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं।